Sure, let's start. So we'll be solving the Feb March 2022 paper. We'll not be able to solve the entire paper, so I'll split it into two sessions. The first session we'll try to go halfway through the paper. या थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे and then we'll finish the remaining part of the paper in the next class. ठीक है? So let's start with the first question. The European hedgehog, blah 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 blah, is a small omnivorous mammal. Its body is covered in spines which are usually brown. A rare variant which lacks the brown pigment has blonde spines which are pale yellow in color. This characteristic is coded for by recessive allele. तो आपने जहन में बिठा लें कि भाई जो ब्राउन पिगमेंट होती है ना लाइक वो डोमिनेंट एलील की वजह से लाइक जो कि नॉर्मल वाले स्पाइंस होते हैं ज़्यादा कॉमन होते हैं लाइक और जो ब्लॉन्ड वाले स्पाइंस होंगे जो येलो स्पाइंस है वो रिसेसिव एलील की वजह से ठीक है तो अपने जहन में ब्राउन वर्सेस येलो आप बिठा लें डोमिनेंट वर्सेस क्या नाम है रिसेसिव एलील की वजह से फिगर 1.1 shows a European hedgehog with blonde spines तो ये आपको ब्लैक एंड व्हाइट ये एक्चुअली इमेज ये एग्जाम में ये ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है ठीक है पार्ट ए Alderney is a small island between the UK and France. Hedgehogs were not found on Alderney until the 1960s, when three pairs of hedgehogs were introduced to the island. तो देखो जब भी तुमने ये कोर्स में ये फिनोमेना पढ़ा हुआ है कि जब भी आप एक ऑर्गेनिज्म को किसी नए हैबिटेट में इंट्रोड्यूस करवाते हैं लाइक तो वो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो क्या होता है वहाँ पे एलियन ऑर्गेनिज्म होता है तो दे वर इंट्रोड्यूस्ड टू द आइलैंड इसका मतलब है ये वहाँ के लिए एलियन स्पीसीज होंगे क्या होंगे एलियन स्पीसीज होंगे द हेजॉग स्टार्टेड टू ब्रीड एंड सम ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स हैड ब्लॉन्ड स्पाइन एग्जाम बता रहा है भाई ये हेजॉग्स ने वहाँ पे ब्रीडिंग शुरू कर दी लाइक और जो है वहाँ पे बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स ऐसे भी थोड़े से ऑफस्प्रिंग्स ऐसे भी आना शुरू हो गए जिनके पास ब्लॉन्ड स्पाइंस थे बाय 2017 the population of hedgehogs, including individuals with brown spines and individuals with blonde spines, had increased to approximately 600. 3 pairs से 1960s में आप जो है जब ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किए होंगे 3 pairs से ये नंबर कहाँ चला गया 600 में चला गया सो इट्स नाउ मूविंग टुवर्ड्स द फिनोमेना ऑफ व्हाट वी कॉल एज मोस्ट लाइकली इन्वेजन बाय एलियन स्पीसीज ठीक है तो ये आपके पास जो है वो नंबर दिया हुआ है जो 2017 में इनका नंबर था पार्ट 1 मैं ये अंडरलाइन कर देता हूँ ये आपके पास आ गया पार्ट 1 suggest reasons why the population of hedgehogs increased to such a large number so these are ये वो वाला पार्ट ऑफ क्वेश्चन होते हैं जो मतलब कि आप कॉमन सेंस से आराम से आंसर कर सकते हैं लाइक जाहिर सी बात है अगर नंबर्स इंक्रीज कर रहे होंगे तो ऑर्गेनिज्म वहाँ थ्राइव कर रहे हैं ना लाइक तो वो थ्राइव इसलिए कर रहा होगा बिकॉज वहाँ पे हो सकता है ऑर्गेनिजम्स के ये जो हेजॉग्स हैं इनके जो है वो कोई प्रेडेटर्स ना हो वहाँ पे इनकी कोई डिजीज ना अफेक्ट करी हो या फूड की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी हो या वेल अडेप्टेड हो टू दोज एनवायरमेंटल कंडीशंस तो कोई भी दो प्लॉजिबल रीजन लिख दो एंड यू गेट योर 2 मार्क्स फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट तो हम लिख देते हैं देयर इज प्लेंटी ऑफ फूड अवेलेबल आसान आसान चीजें लिख दो प्लेंटी ऑफ food available and there are no predators of hedgehogs या ये दो कोई डिजीज वहां पे नहीं होती जो मैंने सारे मेंशन किए उनमें से कोई भी दो लिख दो you will be able to get 2 marks for this part ठीक है next part a survey taken in 2017 showed that 60% of the hedgehogs on Alderney had blonde spines यानी अप्रोक्सीमेटली जो है वो 2/3 के करीब जो हेजॉग्स थे एल्डरनी में वो बेसिकली ब्लॉन्ड स्पाइंस वाले थे लाइक विच इज़ अ लार्ज नंबर बिकॉज यूजली ये रेयर होते थे ना अभी इनका पास जो इनका नंबर जो है वो टाइम के हो गया बढ़ गया इन 2017 सजेस्ट एंड एक्सप्लेन reasons why the proportion of hedgehogs with blonde spines was so high तो जाहिर सी बात है ये पूछ रहे भाई ये वाले जो ब्लॉन्ड स्पाइंस के पीछे अलील होगी वो ज़्यादा कॉमन हो गई होगी ना विद टाइम वो इसलिए हुई होगी बिकॉज ब्लॉन्ड स्पाइंस वाले जो हेजॉग्स होंगे उनके पास सेलेक्टिव एडवांटेज होगा सो आप क्या लिखेंगे ब्लॉन्ड स्पाइंस जो हैं hedgehogs with blonde spines hedgehogs with blonde spines have a selective advantage thereby increasing the frequency of allele coding for blonde spines
और जाहिर सी बात इसमें आप ऐड क्या कर सकते हैं, मेरे को 3 मार्क के तो तीसरा मार्क के पॉइंट आप क्या ऐड कर सकते हैं। देखो जब भी अलील फ्रीक्वेंसी, पहले कौन से वाले कॉमन थे, ब्राउन, अब कौन से कॉमन हो गए, ब्लॉन्ड। तो जब भी आपके पास है तो ना कि जो जो कॉमन वाला फिनोटाइप है वो चेंज हो जाता है और शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स अनदर कॉमन वाला फिनोटाइप, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कौन से टाइप की सिलेक्शन हो रही है, डायरेक्शनल सिलेक्शन हो रही है। सो यू कैन रेफर टू दिस एज व्हाट, एज अ केस ऑफ डायरेक्शनल सिलेक्शन एज वेल। सो यू कैन मेंशन दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ वर्ड ऑफ डायरेक्शन सिलेक्शन। यहाँ पे और भी चीजें आप लिख सकते हैं, बिकॉज देखो ये सारी चीज स्टार्ट कहाँ से हुई थी, एक छोटे से ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म की वजह से हुई थी ना, जो 3 पेयर्स ऑफ हेजॉग्स थे जो एल्डरनी में इंट्रोड्यूस किए थे लाइक, उसकी वजह से ये चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी आया ओवर टाइम। तो अगर आप यहाँ पे वो चीजें लिखना चाहें ना, फाउंडर इफेक्ट या बॉटलनेक इफेक्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में रफली अगर मेंशन करना चाहें तो आप वो चीज़ें भी मेंशन कर सकते हैं, बिकॉज इट ऑल स्टार्टेड ऑफ विद अ वेरी स्मॉल पॉपुलेशन, और फिर उस स्मॉल पॉपुलेशन में एक चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी आए। तो अगर यहाँ पे आप एज एज अ वो रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में लिखते हैं ना लाइक, तो एग्जामिनर उस पर भी आपको क्रेडिट दे देगा। आई जस्ट केप्ट द आंसर वेरी सिंपल ताकि तुम आराम से रिलेट कर सको। सिंपल क्वेश्चन है भाई कि आपके पास 2017 में इतने परसेंटेज ऑफ हेजॉग्स थे जो ब्लॉन्ड स्पाइन वाले थे, जो कि बहुत अच्छा खासा नंबर है ना ब्लॉन्ड स्पाइन वाले हेजॉग्स। तो वो पूछते भाई क्या पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हो सकती है between behind these hedgehogs becoming more common with time। तो पॉसिबल एक्सप्लेनेशन यही होगी ना कि जो ब्लॉन्ड स्पाइन्स वाले hedgehogs होंगे वो इस नए एनवायरनमेंट में ज़्यादा अच्छा सर्वाइव कर रहे होंगे ना, उनके पास सेलेक्टिव एडवांटेज होगा, इसलिए उनकी अलील जो होगी ओवर टाइम इंक्रीज हो रही होगी, लाइक वो अलील जो कि ब्लॉन्ड स्पाइन को कोड कर रही है। एंड यू कैन कॉल दिस एज व्हाट, एज अ क्लासिक केस ऑफ डायरेक्शन सिलेक्शन। If you want to mention about genetic drift, because it started off with a very small group of organisms और उसकी वजह से अलील फ्रीक्वेंसी में चेंज आया ओवर टाइम, तो यू कैन इवन मेंशन दैट एज वेल, वो भी आपके यहाँ पे मार्किंग पॉइंट में इंक्लूडेड है। ठीक है, पार्ट बी, द hedgehogs on Eldorni are an example of an invasive alien species। ठीक है, अब एग्जाम आपको यहाँ इस पार्ट में बता रहा है invasive alien species के बारे में। Explain why it is sometimes important to control invasive alien species। तो याद है हमने किया था कि भाई एलियन स्पीसीज करते क्या है, जाके मेन चीज क्या करते हैं लाइक कि दे रिड्यूस द बायोडाइवर्सिटी इन द नेटिव रीजन ना, तो वहाँ पे जो organisms already present होते हैं, they might push those organisms towards extinction। how would they do that? For example by क्या नाम है, acting as predators of the native species, या they might what, they might restrict the availability of food फॉर द नेटिव स्पीसीज बिकॉज ये खुद वो खा जाते होंगे लाइक, या उनका जो हैबिटेट है उसको डिस्टर्ब करते होंगे। याद हमने वो सारे रीजन किए थे, उनमें से कोई भी 4 प्लॉजिबल यहाँ पे लिख दो, यू विल बी एबल टू गेट क्या नाम है क्रेडिट फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल इन्वेसिव स्पीसीज, बिकॉज इन्वेसिव स्पीसीज reduce biodiversity। अब आप बता दें, क्योंकि ये आपका 1 मार्किंग पॉइंट हो गया, अब आपने 3 मार्किंग पॉइंट्स के लिए बताने में रिडक्शन इन बायोडाइवर्सिटी कैसे हो सकती है लाइक, सो दे कैन रिड्यूस बायोडाइवर्सिटी बाय मैं यहाँ पे 1 2 3 आप इसको कंटिन्यूस प्रोज में लिखिए, मैं सिर्फ मार्केट पॉइंट्स के रेफरेंस से यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, बाय व्हाट, बाय competing with the local species for food। दूसरा कह सकते हैं by introducing new disease to the region, और आप कह सकते हैं by feeding on local species। ठीक है, तो ये हो गया, ये वाला वो पॉइंट है कि दे में एक्ट एज प्रेडेटर्स ऑफ द नेटिव स्पीसीज। ठीक है ना, तो आपके पास बेसिकली ये रीजंस हो जाएंगे कि क्यों कंट्रोल ऑफ इन्वेसिव एलियन स्पीसीज इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज आप नहीं करेंगे तो दिस विल लीड टू रिडक्शन इन बायोडाइवर्सिटी। व्हाई? बिकॉज ये जो एलियन स्पीसीज होते हैं, दे कम्पीट विद द लोकल स्पीसीज फॉर फूड, they may also introduce new disease in the region, and they may also feed on local species, जिसकी वजह से उनका नंबर्स क्या होने चाहिए, नंबर्स जो है वो टाइम क्या होना शुरू हो जाएंगे, कम होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, giant axonal neuropathy GAN is a rare autosomal recessive disease which affects neurons। आपने ये कहीं नहीं पढ़ी है, सही ना, तो आपको पूरा एग्जाम में सिनारियो दे रहा है, आपको सिनारियो को समझ के फिर यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली। ठीक है, सो giant axonal neuropathy is a rare autosomal recessive disease which affects neurons। पार्ट ए,
माइटोकॉन्ड्रिया कैन मूव फ्रीली विद इन द एक्सॉन्स ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, तो मैं याद होगा हम माइटोकॉन्ड्रिया जब शो करते थे ना न्यूरॉन के अंदर, तो वो सिर्फ सेल बॉडी में नहीं होते थे, वो जो एक्सोप्लाज्म था, एक्सॉन के अंदर जो फ्लूइड था, उसके अंदर भी आपको माइटोकॉन्ड्रिया नजर आते थे। सही है। सो माइटोकॉन्ड्रिया कैन मूव फ्रीली विद इन द एक्सॉन्स ऑफ न्यूरॉन्स। इन GAN the axons of neurons become enlarged and blocked by the accumulation of specific proteins. This prevents the free movement of mitochondria and affects the transmission of what of action potentials along the axon membrane. तो एग्जाम आपको समझाने दे रहे हैं कि जीएन में होता क्या है कि जो एक्सॉन्स होते हैं न्यूरॉन्स के, वो इनलार्ज हो जाते हैं और वो ब्लॉक हो जाते हैं बाय सर्टेन accumulation of certain proteins. वो कौन सी प्रोटीन्स है वो यहाँ मेंशन नहीं है, इट्स नॉट ऑफ रेलेवेंस ईदर, बस वो ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया की मूवमेंट जो होती है वो अफेक्ट हो जाती है, एंड दैट अफेक्ट्स द ट्रांसमिशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल अलोंग द एक्सॉन मेम्ब्रेन। पार्ट 1 में आपसे पूछा सजेस्ट एंड एक्सप्लेन व्हाई preventing the free movement of mitochondria within the cytoplasm of the axon affects the transmission of action potentials along the axon membrane. अब देखो इसमें क्वेश्चन जो उसने पूछा है वो कोई जीएन से मुतालिक नहीं है, वो तो आपसे सिर्फ ये पूछ रहा है माइटोकॉन्ड्रिया का रोल क्या होता है, क्या नाम है, ट्रांसमिशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। तो आप ये कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो जब मूव नहीं करेगा फ्रीली, तो सही सी बात है देयर विल बी लेस एटीपी अवेलेबल फॉर व्हाट, फॉर द सोडियम पोटेशियम पंप। और अगर लेस एटीपी अवेलेबल होगा सोडियम पोटेशियम पंप के लिए, तो मेन प्रॉब्लम क्या होगी, जो रिस्टोरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल होता है ना, ऑफ द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, एक्शन पोटेंशियल जब जनरेट होता है तो इवेंचुअली जो है फिर आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल रिस्टोर होना जरूरी होता है ना, ताकि एक और एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो, तो वो नहीं हो पाएगा, लाइक विच विल ऑटोमेटिकली reduce the transmission of action potentials along the axon. तो आप दो मार्किंग पॉइंट के लिए सिंपल स्टेटमेंट्स लिखें, there will be less ATP available for what, for sodium potassium pump, for sodium potassium pump, which will what, which prevents the restoration of, the resting membrane potential of the resting membrane potential, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है भाई जो आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन पोटेंशियल या ट्रांसमिशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल होगी अलोंग द न्यूरॉन, वो बेसिकली स्लो हो जाएगी। लाइक दो मार्क के पॉइंट के लिए आप दो सिंपल स्टेटमेंट लिख दें, यू विल गेट योर क्रेडिट फॉर दिस पार्ट। पार्ट 2, अ नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट NCV can be used to measure the speed of transmission of nerve impulses along neurons in different parts of the body. Nerve conduction velocity tests were carried out on 3 people with giant axonal neuropathy. The speed of transmission of nerve impulses was measured in neurons in 2 nerves. तो जो दो nerves check की थी ना उन्होंने to determine the speed of transmission in people with GN, वो एक median nerve थी, one of the main nerves in the arm, और peroneal nerve थी, one of the main nerves in the leg. Table 2.1 shows the nerve conduction velocity test results for the 3 people with GAN and the expected range for a person without GAN. अब आपको रिजल्ट दिए हुए टेबल के अंदर, आपको रिजल्ट में नजर ये आ रहा है, ये है दो नर्व्स का जो डेटा है, पेरिमीडियन वर्सेस पेरोनियल नर्व, जो आपको पहले कॉलम में नजर आ रहा है, और ये 3 इंडिविजुअल्स जो हमने GAN के लिए थे ना, लाइक उनमें जो ये स्पीड हमने लाइक मेजर की थी वो आपको दी हुई है, लाइक तो ऊपर लिखा हुआ है स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स इन मीटर्स पर सेकंड। लाइक नॉर्मल जो रेंज होती है, लाइक एक्सपेक्टेड रेंज जो होती है, जो लिखी हुई है इन इंडिविजुअल्स हु डोंट हैव GAN, वो मीडियन नर्व की होती है 50 to 65 मीटर्स पर सेकंड, और पेरोनियल नर्व की होती है 40 to 45 मीटर्स पर सेकंड। अब तुम देखो जो क्या नाम है वो पर्सन 1 है, उसकी जो मीडियन नर्व की जो रेंज है नजर आ रहा है, लाइक दैट इज स्लोअर नजर आ रहा है, लाइक आपके पास जो मीडियन नर्व की है, जो पर्सन 1 में पेरोनियल नर्व की है वो नॉर्मल रेंज के अंदर आ रही है। फिर पर्सन 2 में देखो जो मीडियन नर्व की है वो अगेन लोअर है, लाइक, और जो आपके पास पेरोनियल नर्व है उसकी भी लोअर है। जब पर्सन टू में बहुत ही लो आपके पास स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन है, तो इसका जो GAN होगा वो थोड़ा सा हो सकता है सेवियर टाइप का GAN हो, लाइक, और पर्सन 3 जो है उसमें आप देख सकते हैं ये वाली दोनों वैल्यूज दोनों इस एक्सपेक्टेड रेंज से क्या है, लोअर है, एक्सेप्ट फॉर दिस पर्टिकुलर वैल्यू जो कि नॉर्मल है पेरोनियल नर्व के लिए फॉर पर्सन 1, बाकी सारी वैल्यूज तुम्हारे पास क्या है, लो है। तो यू कैन सेफली अज्यूम लाइक क्या नाम है कि जब GAN होता है तो जो स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन होती है इन द न्यूरॉन्स, वो बेसिकली एज वेल एज इन द नर्व्स, वो बेसिकली कम हो जाती है, लाइक, एंड यू कैन सी दैट फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑफ द NCV टेस्ट इन दीस 3 इंडिविजुअल्स दैट
बोथ मीडियन एंड पेरोनियल नर्व में जो स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन है वो क्या हो गई है, कम हो गई है. एक्सेप्ट फॉर दिस वैल्यू दैट यू कैन सी, सारी वैल्यूज जो है वो लोअर वैल्यूज हैं एज कम्पेयर टू दीज एक्सपेक्टेड वैल्यूज फॉर मीडियन नर्व एज वेल एज द पेरोनियल नर्व. अब ऐसी बात है वो आपसे नेक्स्ट पार्ट में बोलेगा कि भाई ये ट्रेंड डिस्क्राइब करें. तो सिंपल डिस्क्रिप्शन क्या होगी कि भाई कि जो आपके पास GN है दैट रिड्यूसेस द स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन लाइक इन बोथ क्या नाम है मीडियन एज वेल एज द पेरोनियल नर्व. और आपको डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा इंडिविजुअल्स के बारे में बताना तो आप ये भी बता सकते हैं दैट जो पर्सन 2 है दैट इज अफेक्टेड द मोस्ट बिकॉज इसमें जो स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन है तुम देखते हो दोनों नंबर जो है ना वो सबसे लीस्ट नंबर है. ये वाला नंबर इन तीनों में सबसे कम है और ये वाला नंबर इन तीनों में सबसे कम है. सो जो पर्सन 2 है दैट इज व्हाट दैट इज probably affected the most by GN. और जो पर्सन 1 है ना दैट इज probably the least affected by GN. लाइक तो तुम ये एडिशनल डेटा भी लिख सकते हो डिस्क्रिप्शन में इफ यू वांट टू राइट द डिस्क्रिप्शन, अगर डिटेल लिखना हो. तो पीछे नेक्स्ट वाले पार्ट में उसने यही पूछा है विद रेफरेंस टू टेबल 2.1 डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ GN ऑन द स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस. तो आप ये लिखेंगे भाई द स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन डिक्रीजेस फॉर 1 पॉइंट. For 1 mark, you'll write speed of transmission decreases. और आप दूसरे मार्क के लिए क्या लिख सकते हैं इन बोथ द नर्व्स मीडियन एज वेल एज पेरोनियल नर्व. स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन डिक्रीजेस इन बोथ median and peroneal nerve and पेरोनियल नर्व. इसमें एडिशनली अगर ये लेट्स से 3 मार्क तो ज़्यादा मार्क का आता है ना फिर आप इंडिविजुअल्स के बारे में भी लिख सकते हैं. आप लिख तो आप अभी भी सकते हैं, मार्क्सिंग सामने थोड़ी होती है लाइक. तो यू कैन राइट अबाउट क्या नाम है जो यहाँ पे जो 3 इंडिविजुअल्स थे उसमें पर्सन 1 जो है लाइक वो लीस्ट अफेक्टेड था, पर्सन 2 जो था वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है. इफ यू वांट टू पुट दैट डेटा ओवर हियर इवन दैट इज परफेक्टली फाइन. ठीक है. पार्ट 3 वॉकिंग रिक्वायर्स नर्वस कंट्रोल टू कोऑर्डिनेट मूवमेंट्स. One of the first signs of GN is having problems with walking. जैसी बात है स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन जब कम होगी तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में भी आपके पास इम्पल्सेस जो है वो स्लोली पहुंचेगी ना. और जब वो ज़्यादा टाइम पे पहुंचेगी, जब वो स्लोली पहुंचेगी तो आपके पास मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो भी स्लो होंगी, वीक होंगी लाइक. एंड देयरफॉर इट कुड कॉज व्हाट प्रॉब्लम्स इन वॉकिंग. जैसे आप हो सकता है स्टम्बल करें, हो सकता है आप क्या नाम है लिम्प करके चल रहे हो. दीज कुड बी ऑल द प्रॉब्लम्स दैट कुड बी एसोसिएटेड विद वॉकिंग. एक्सप्लेन हाउ द स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस इन पीपल विद GN कैन अफेक्ट वॉकिंग. अब देखो जब वॉक आप करते हैं ना तो आपकी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं और मसल्स में जो आती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस वो आती है थ्रू द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. नर्व्स जो है वो बेसिकली लेके आती है ना इम्पल्सेस जब, तो जहाँ वो मसल से साइनैप्स करती हैं न्यूरॉन्स उनको हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं ना. तो आप बोलेंगे दैट आप क्या लिखेंगे यहाँ पे स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन की वजह से वॉकिंग किस तरह अफेक्ट हो रही होगी. टेक्स अ longer time for impulses to reach the neuromuscular junction, which will automatically cause what? It will cause slower contraction or weakened contraction, which causes slower muscle contractions. Slower muscle contractions. आप इसमें ये बता सकते हैं कि वॉकिंग में प्रॉब्लम क्या होती है, क्या हो सकती है. बंदा जो हो सकता है स्लो वॉक कर रहा हो, या हो सकता है स्टम्बल करे, हो सकता है थोड़ा बहुत लिम्प हो उसके वॉक में लाइक. सो यू कैन मेंशन दोस एज वन ऑफ द मार्किंग पॉइंट्स इन दिस पर्टिकुलर पार्ट. 2 मार्क है तो मैंने 2 मार्किंग पॉइंट्स यहाँ पे जो है वो लिए. नेक्स्ट पार्ट GN is caused by a mutation in a gene that codes for a protein known as gigazonin. Scientists have tested gene therapy in mice with GN. In one study, viral vectors containing a functioning allele of the gene that codes for gigazonin were made. Mice with GN were treated with 1 dose of these viral vectors at 12 months of age. तो मैं दोबारा पूरा scenario पढ़ा हूँ. Listen to me carefully. GN is caused by a mutation in a gene that codes for a protein known as gigazonin. Scientists have tested gene therapy in mice with GN. In one study, viral vectors containing a functioning allele of the gene that codes for gigazonin were made. Mice with GN were treated with 1 dose of these viral vectors at 12 months of age. ठीक है, एक डोज से ट्रीट किया था क्या नाम है इन माइस को
जिनको जीएन था, और वो जो डोज जैसे एज पे दी थी वो 12 months ऑफ एज थी, ठीक है। 6 months आफ्टर द ट्रीटमेंट when the mice were 18 months old, the scientists used a rotarod test to measure the effect of the gene therapy. Say so scenario, you need to give it time, read the scenario carefully, and then try and attempt the. Please don't try to read between the lines and miss the lines. कि यार समझ आ गया समझ आ गया. Please don't do that in your exam. डू एक्सपेक्ट कि जब आप A2 के एग्जाम में बैठेंगे आपको इस तरह के क्वेश्चंस डेफिनेटली मिलेंगे जिनमें लंबा लंबा स्टेम लिखा होगा. स्टेम का मतलब होता है जो पूरी भाषण लिखी होती है बिफोर द स्टार्ट ऑफ द एक्चुअल क्वेश्चन जो आपसे पूछा होता है. रीड इट केयरफुली प्लीज. ये वो चीजें होती हैं जो कोर्स में आपने कहीं पढ़ी नहीं होती स्पेसिफिकली, कहीं आपने जीएन थोड़ी पढ़ा है लाइक. तो यू नीड टू नो इन्फॉर्मेशन regarding the disease and how this gene therapy for this disease works before you can answer the questions that follow. So please make sure that you give it adequate time. आपके पास ये जो पूरा पेपर है ना इसमें आई थिंक 10 सवाल हैं या 11 सवाल हैं. लाइक 2 hours इज मोर देन अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम टू सॉल्व द इंटायर पेपर. आपको नहीं कभी होगी टाइम की, आप टेंशन नहीं लीजिएगा, आपको टाइम कम नहीं पड़ेगा. लाइक गिव ईच क्वेश्चन एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ टाइम the question deserves. For example, अगर एक क्वेश्चन 15 मार्क का है तो आप खुद कैलकुलेट कर लें कि आपको कितने मिनट देने पड़ेंगे. आपके पास 2 घंटे होते हैं ना, 120 मिनट्स होते हैं. उस 120 मिनट्स में 100 मार्क का पेपर आपने करना होता है. इसका मतलब ये आपके पास 1.2 मिनट पर मार्क है. समझ में आ गए? 1.2 मिनट which is a sufficient amount of time per mark. तो आप प्लीज अब थोड़ा सा तहम्मुल से पहले सिनेरियो पढ़ा करें and then you क्या नाम है read through the questions that follow. अक्सर डेटा में ऐसी चीजें होती हैं जो आपको असेस करती हैं राइटिंग द आंसर, ठीक है. सो 6 months आफ्टर द ट्रीटमेंट आपने 12 महीने की एज पे जो है वो एक डोज दी क्या नाम है जीन थेरेपी की. उसके बाद 6 months आफ्टर द ट्रीटमेंट when the mice were 18 months old, the scientists used a rotarod test to measure the effect of the gene therapy. अब ये क्या टेस्ट एग्जाम में आपको ये बता रहे हैं. In the rotarod test, the length of time the mice are able to balance on a moving platform is recorded. तो ये रोटारोड टेस्ट है जो टेस्ट में चीज की जाती है वही की जाती है. आप टाइम रिकॉर्ड करते हैं जो माइस क्या नाम है जिस टाइम के लिए माइस अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं ऑन अ मूविंग प्लेटफॉर्म. द लॉन्गर द लेंथ ऑफ टाइम द माइस कैन बैलेंस ऑन द मूविंग प्लेटफॉर्म द बेटर देन न्यूरॉन एक्टिविटी. तो एग्जाम आपको बता दिए रोटारोड टेस्ट को अब आप इवेलुएट किस तरह करेंगे कि जितना ज्यादा बैलेंसिंग टाइम होगा on the moving platform उतना अच्छी जो है वो न्यूरोनल एक्टिविटी होगी माइस की, ठीक है. The rotarod test was repeated on the same mice each month until the mice were 23 months old. यानी 18 months old जब हुए थे ना माइस. देखो आप पूरा सिनेरियो अपने ज़हन में इस तरह बिठाओ. आपके पास माइस थे जिनको हमने जीन थेरेपी दी कि उसकी एक डोज दी 12 महीने की एज पे. फिर 6 महीने तक हमने उन माइस को छोड़ दिया है. फिर जब वो 18 महीने के हुए तो 18 महीने से लेकर टिल द 23rd मंथ हर मंथ जो है वो उनका हमने रोटारॉड टेस्ट किया, ठीक है. सो द रोटारॉड टेस्ट was repeated on the same mice each month until the mice were 23 months old. The rotarod test was also carried out at the same time intervals and ages on mice with GN that were not treated with gene therapy and on mice without GN. तो अब ये तीन तुम्हारे पास ना ग्रुप्स हो गए माइस के. एक माइस का वो ग्रुप है जिसको GN है और जिसको जीन थेरेपी भी मिली है. एक माइस का वो ग्रुप है जिसको जीएन है बट उसको जीन थेरेपी नहीं मिली है. और एक माइस का वो ग्रुप है जिसको जीएन है ही नहीं, लाइक उसमें भी रोटारॉड. अब देखो यार ये जो ऐसी डेटा होती है आप गौर से नहीं पढ़ेंगे ना और आपका दिमाग नहीं खुला होगा और आपकी नींद पूरी नहीं हुई होगी. इट विल मेस अप, इट विल प्ले विथ योर माइंड एंड यू विल मेस अप द होल सिनेरियो लाइक. तो मेस अप द होल क्वेश्चन. तो मेक श्योर भाई आप आराम से तहम्मुल से पूरा. मैं यहाँ पे ना जो 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 तीन मैं बोल रहा हूँ 3 ग्रुप्स ऑफ माइस है वो यहाँ लिख देता हूँ. एक आपके पास वो ग्रुप ऑफ माइस है जो कि ये सेम माइस लिखा हुआ है ना, ये वो है जिसको जीएन भी है और जिसको थेरेपी भी मिली है, जीन थेरेपी भी मिली है. एक ये ग्रुप हो गया, ठीक है. फिर वो बोल रहे हैं लाइक द रोटारॉड टेस्ट, ये लिखा हुआ है द रोटारॉड टेस्ट वाज आल्सो कैरिड आउट एट द सेम टाइम इंटरवल्स एंड एजेस ऑन माइस विद जीएन दैट वर नॉट ट्रीटेड विद. सो माइस with GN that were not treated with gene therapy, ये दूसरा ग्रुप हो गया. एंड ऑन माइस विदाउट GN, ये तीसरा ग्रुप हो गया. तीन आपके पास ग्रुप ऑफ माइस है जिनमें रोटारॉड टेस्ट किया जा रहा है लाइक ड्यूरिंग द सेम टाइम इंटरवल एंड द सेम एजेस. ऑल माइस वर केप्ट इन द सेम कंडीशंस. तो ये सारी स्टैंडर्डाइज आपने चीजें कर ली. द रिजल्ट्स आर शोन इन टेबल इन फिगर 2.1. अब ये रिजल्ट गौर से देखो. पहले तो वाई एक्सिस पढ़ो ना, तो आपको पढ़ने से पहले हमेशा उसका वाई एक्सिस और वाई और एक्स एक्सिस देख लिया करो. सो मीन टाइम बैलेंस ऑन मूविंग प्लेटफॉर्म वो आपको वाई एक्सिस में दिया हुआ है और एज ऑफ माइस आपको
एक्स एक्सेस में दी हुई है, स्टार्टिंग फ्रॉम 18 मंथ्स गोइंग ऑन टिल 23 मंथ्स। अब तीनों ग्राफ देख लो, ये 3 ग्रुप ऑफ माइस थे ना, मैंने जो बताया उनके 3 ग्राफ्स आपको दिए हुए। लाइक जो आपके पास माइस है विदाउट जीएन, उसका ग्राफ सबसे टॉप पे नजर आ रहा है। लाइक एंड दैट इज व्हाट यू विल एक्सपेक्ट, बिकॉज इसमें कोई न्यूरल इम्पल्सेस में जो जो स्पीड ऑफ न्यूरल इम्पल्सेस है उसमें कोई फर्क ही नहीं आ रहा होगा। लाइक तो जाहिर सी बात है आप एक्सपेक्ट करेंगे इसका बैलेंसिंग टाइम भी ज्यादा हो। फिर है माइस विद जीएन प्लस जीन थेरेपी एंड माइस विद जीएन विद नो जीन थेरेपी। देखो ये वाला ग्राफ उसका है, उस माइस का है जिसको जीन थेरेपी मिली, और ये वाला ग्राफ उसका है जो कि जिसको जीन थेरेपी नहीं मिली। डू यू सी दैट दिस ग्राफ इज अबव दिस वाला ग्राफ? तो अगर ये ग्राफ ऊपर है तो इसका मतलब जीन थेरेपी थोड़ा बहुत तो काम कर रही है ना। लाइक सही सी बात है, आपके पास ये डिफरेंस आ गया ना, लाइक मीन टाइम ज्यादा हो रहा है, तो जीन थेरेपी इज वर्किंग ऑन वर्ड ऑन माइस विद जीएन। बट यस, जब आप 23 मंथ्स पे आते हैं तो टाइम ऑलमोस्ट बराबर हो जाता है। तो इसका ये मतलब है कि ये लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट नहीं है आपके पास, जो है यू कांट कॉल इट एज अ वो कि ये परमानेंट ट्रीटमेंट हो गई है। आपको दोबारा डोज देने की नीड होगी, लाइक अप्रोक्सीमेटली आफ्टर 23 मंथ्स, बिकॉज टाइम जो है वो ऑलमोस्ट क्या हो गया है, बराबर हो गया यहाँ पे। ठीक है ना, वो आपसे पूछ क्या रहा है। तो ये मैंने ग्राफ, बस वो जो पीछे वाला ग्राफ है वो यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया, लाइक ताकि हम ये क्वेश्चन आंसर कर सकें। फ्रॉम द रिजल्ट्स some students concluded that, अब वो conclusions देखो उनकी, giving the mice with GN one dose of gene therapy had a benefit. Of course it had a benefit. You can see mice with gene therapy had a higher mean balancing time. नजर आ रहा है mean time जो balanced है वो ज्यादा है उनका as compared to mice जिनके पास gene therapy थी और GN था. So giving mice with GN one dose of gene therapy had a benefit. Of course it had a benefit, but did not cure the mice. बिल्कुल सही लिखा है, डिड नॉट क्योर द माइस बिकॉज एट 23 मंथ्स उनका जो मीन टाइम बैलेंसिंग बैलेंस आ रहा है ना ऑन द मूविंग प्लेटफॉर्म, वो क्या आ रहा है, वो बराबर आ रहा है। लाइक इसका मतलब है कि भाई कि ये क्योर नहीं है, आपको जो है हो सकता है बार बार जो है वो जीन थेरेपी की नीड पड़े, लाइक माइस को बार बार जीन थेरेपी की नीड पड़े। और दूसरी उन्होंने कंक्लूजन ये दी है, the results of the rotarod test were not affected by the age of the mice. This is wrong. Why is this wrong? Because देखो यार तुम्हें नजर आ रहा है ना, जो माइस है विदाउट जीएन उसमें भी विद एज जो है वो जो मीन टाइम बैलेंस्ड है वो चेंज हो रहा है, इसमें भी चेंज हो रहा है, इसमें भी तो सब में विद एज जो है वो मीन टाइम बैलेंस चेंज हो रहा है ना। मीन टाइम जो मूविंग प्लेटफॉर्म में आ रहा है, लाइक वो चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब है एज इज अ फैक्टर दैट अफेक्ट्स द क्या नाम है रिजल्ट ऑफ द रोटारॉड टेस्ट। तो ये जो आपके पास लिखी हुई है क्या नाम है कंक्लूजन, दैट इज नॉट व्हाट, दैट इज नॉट अ वैलिड कंक्लूजन। तो पूछे विद रेफरेंस टू फिगर 2.1 discuss whether each of these two conclusions is justified by the data। तो मैंने ऊपर ऑलरेडी तुम्हारे से डिस्कस कर लिए। लेट्स राइट डाउन द मार्किंग पॉइंट्स फॉर 4 मार्क्स हो गए कि हम क्या क्या लिखेंगे। तो पहले तो हमने ये कंक्लूड किया ना कि भाई के जो ऊपर वाली जो स्टेटमेंट लिखी है वो बिल्कुल सही है, तो उसकी जस्टिफिकेशन बना देते हैं, लाइक वो कंक्लूजन सही क्यों है। लाइक वो कंक्लूजन इसलिए सही है बिकॉज जो आपको नजर आ रहा है ना क्या नाम है जो ग्राफ नजर आ रहा है ऑफ माइस विद जीन थेरेपी, उनका जो है वो थ्रू आउट दिस ड्यूरेशन में नजर आ रहा होगा हायर क्या नाम है बैलेंस टाइम है नजर आ रहा है। तो यू कैन राइट दैट माइस विद जीन थेरेपी, माइस विद जीन थेरेपी, जीन थेरेपी have a higher balance time, have a higher balance time, but it's not a cure. Why? Which reaches almost similar value, which reaches almost similar value और वो टाइम बेशक आप कोट कर दें कितनी वैल्यू आ रही है यार, ये वैल्यू होगी ना अराउंड 40, ये 60 होगा ना, तो ये कितना बन जाएगा यार 56 बन जाएगा आई थिंक। ठीक है ना, 56 सेकंड हो जाएगा ना, 40 और ये 50 है, सॉरी 60 है, तो ये 4 बॉक्सेस होगा ना, 44, 48, 52, 56, ऑलमोस्ट 56 सेकंड आ रहा है। सिमिलर वैल्यू विच इज 56 at 23 months, at what, at 23 months। ठीक है, तो उसने जो पहली स्टेटमेंट लिखी है ना, पहली कंक्लूजन लिखी है, उसका हमने यहाँ रैशनल दिया है। सो गिविंग द माइस विद जीएन, giving the mice with GN one dose of gene therapy had a benefit. Of course it had a benefit because mice with gene therapy जो है उनका जो बैलेंसिंग टाइम था वो ज़्यादा था एज कम्पेयर टू माइस विदाउट जीन थेरेपी, गिवन दैट दोनों को GN है।
और जो दूसरा हमने लिखा वो क्या लिखा कि इनका ये परमानेंट क्योर नहीं है, बट इट नॉट क्योर द माइस बिकॉज एट 23 मंथ्स उनका जो बैलेंसिंग टाइम था वो ऑलमोस्ट क्या आ गया था, बराबर आ गया था। तो ये जो आपने दो दिए ना, दैट इज फॉर व्हाट, दैट इज फॉर द फर्स्ट स्टेटमेंट लाइक। तो मैं यहाँ सिर्फ फर्स्ट में लेता हूँ, आप जब एग्जाम में लिखेंगे तो आप प्रॉपर क्या नाम है, फर्स्ट कंक्लूजन सॉरी, सो सपोर्ट्स in support of the first conclusion, in support of the first conclusion, ठीक है ना। तो ये आपके पास हो गया। अब जो दूसरा बुलेट पॉइंट दिया था ना उसने कंक्लूजन में, the results of the rotor rod test were not affected by the age of the mice, तो इसमें हम क्या लिख रहे हैं, results are affected by the age, हम लिखेंगे results are affected by the age। so against the second conclusion हम लिख रहे हैं against the second conclusion, और वो हम क्या लिखें, we are writing that balancing time changes with age। अब इसमें कोई भी ग्राफ तुम कोट कर दो, ये वाला ग्राफ कोट करना चाहते हो कि भाई इसमें बैलेंसिंग टाइम इंक्रीज हो रहा है विद एज, तो ये कोट कर दो। ये वाला कोट करना चाह रहे हो डिक्रीजेस विद एज, या ये वाला कोट करना चाह रहे हो डिक्रीज विद, कोई भी इन तीनों में से एक ग्राफ जो है ना, जनरल ट्रेंड देख लो ना, इसका इस ग्राफ का जनरल ट्रेंड है कि बैलेंस टाइम इंक्रीज हो रहा है विद टाइम। इन दोनों ग्राफ का जनरल ट्रेंड है बैलेंस टाइम डिक्रीज हो रहा है। जनरल ट्रेंड से मेरा मतलब है स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट देख लो। यहाँ पे तुम देखोगे स्टार्ट पॉइंट 120 समथिंग है और यहाँ पे एंड पॉइंट तुम देखो तो बढ़ गया है। बाकी दोनों ग्राफ्स तुम देखोगे तो स्टार्ट पॉइंट जो है वो ज़्यादा है और एंड पॉइंट जो है वो कम है। तो कोई भी तीनों में से कोई भी एक ग्राफ लेके ना उसको तुम यहाँ मेंशन करो। तो बैलेंस टाइम चेंजेस विद एज, फॉर एग्जांपल it increases in mice without GN, और अब मैं डेटा कोड कर दूंगा तो मुझे अपना चौथा मार्क मिल जाएगा। सो एट द स्टार्ट जो आपके पास था बैलेंस टाइम स्टार्ट को और एंड को कोड कर देता हूँ, ठीक है। बैलेंस टाइम एट द स्टार्ट, बैलेंस टाइम at 18 months was how much, कितना है यार ये 122 होगा, बिल्कुल बीच में है 120 और 124 के। सो ये 122 हो जाएगा, 122 सेकेंड्स। और बैलेंस टाइम एट 23 मंथ्स आपका हो जाएगा कितना हो रहा है भाई, ये 160 में से ये दो डब्बे नीचे है ना, 8 माइनस कर देते हैं, 152 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, प्लीज मेक श्योर आप ये अभी मेरे साथ पेपर करें, लाइक आप एक दफ़ा फिर इस पेपर को गो थ्रू कीजिएगा, खुद भी एक दफ़ा पूरा जो है वो पेपर कीजिएगा, यू विल बी वेरी कम्फर्ट। कुछ मुश्किल नहीं, मुश्किल होता मैं तुम्हें खुद बताया था, बट डेटा कभी कभी इतनी दी होती है, यू ट्राई टू रन अवे फ्रॉम द डेटा, प्लीज डोंट डू दैट, डोंट रन अवे फ्रॉम द डेटा, लाइक फेस द डेटा। आप आराम से आंसर कर लेंगे यार, अच्छे बच्चे होते हैं आप, बुरे बच्चे नहीं हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the red blood cells of people with sickle cell anemia have reduced oxygen carrying capacity. Explain the relationship between the gene mutation that causes sickle cell anemia and the reduced oxygen carrying capacity of the red blood cells. तो ये typical like easy pickings का क्वेश्चन है, आपके पास यहाँ लिखने में बहुत मार्जिन होता है, लाइक तो यहाँ पे आप आराम से अपना आंसर पहले खुद सोचें, ब्रेनस्टॉर्म करें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं, बिकॉज यू कैन राइट अ लॉट in this question, like because he आपसे sickle cell anemia का genetic basis पूछ रहे हैं and how it leads to reduce oxygen carrying capacity वो पूछ रहे हैं। तो let's write down that sickle cell anemia is a homozygous recessive disease, homozygous recessive disease caused by a missense mutation, caused by a missense mutation। याद है मिससेंस म्यूटेशन क्या थी, लाइक प्लीज यूज दीज वर्ड्स, या वेटू में डाल लिया गया, लाइक आप यूज करें, ये समझ में आ गई ना, लाइक आपके दिमाग में थोड़ा सा ना कि यार कोर्स में है, कोर्स में है, कोर्स में नहीं है, कोर्स में नहीं है, कोर्स में है, प्लीज वो उस डोमेन से बाहर आ जाए। आपने जो पढ़ा है क्लासेस के अंदर आप पूरा करके जाएंगे, समझ में आ गई, लाइक जो नहीं था मैंने आपको बता दिया था, सिलेबस चेंजेस में थोड़ा सा पार्ट रह गया सिलेबस चेंजेस का, वो मैंने आपको बता दिया था, उसके अलावा आप सब करके जाएंगे, समझ में आ गई। वहाँ कुछ ऐसी चीज़ आ गई ना जो आप अपनी डेढ़ उशारी में छोड़ के गए हो, आप ही को दुख होगा,
आपका नुकसान होगा, डोंट डू दैट टू योरसेल्फ, ठीक है। सो इज कॉज्ड बाय व्हाट, कॉज्ड बाय अ मिससेंस म्यूटेशन। अगर आपको मिससेंस म्यूटेशन याद है, जो कि होनी चाहिए आपको, तो आप वो लिख दें, वो GAG से GTG हो जाता है अगर तुम्हें याद हो। सो इट गोज फ्रॉम GAG टू व्हाट, टू GTG। बेसिकली एडेनिन का जो न्यूक्लियोटाइड है वो चेंज होकर क्या बन जाता है, थायमीन वाला न्यूक्लियोटाइड आ जाता है। कॉज्ड बाय मिससेंस म्यूटेशन इन द जीन, in the gene coding for, in the gene coding for beta globin polypeptide, in the gene coding for beta globin polypeptide। अब इसकी वजह से होगा क्या, ये जब जीन म्यूटेशन जब हुई है तो उसकी वजह से होगा क्या कि जो एक पोलर अमीनो एसिड था ग्लूटामिक एसिड, वो चेंज होकर क्या हो जाएगा, नॉन पोलर वे हो जाएगा। दिस चेंजेस glutamic acid to नहीं। अब आपने इतना लिख दिया ना, आपको 4 मार्क मिल गए आउट ऑफ 5। अब आप इसके एंड में सिर्फ ये भी लिख देंगे ना, लाइक दिस रिड्यूसेस द चेंजेस द, क्या नाम है, टर्शी स्ट्रक्चर ऑफ द या कॉटनी स्ट्रक्चर ऑफ द हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से जो है वो हीमोग्लोबिन की जो अफिनिटी होती है फॉर ऑक्सीजन वो कम हो जाती है, आपको बाकी मार्क्स मिल जाएंगे। और उसके आगे आप वो भी लिख सकते हैं भाई, वो जो याद है हमने किया था, हीमोग्लोबिन जो होता है वो प्रेसिपिटेट कर जाता है विद इन द साइटोप्लाज्म, और इसकी वजह से फिर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स आपस में पॉलीमराइज करते हैं और लॉन्ग फाइबर्स बना देते हैं, एंड दैट कॉजेज द सिकलिंग ऑफ द आरबीसीज। आप वो भी लिख सकते हैं। देयर सो मेनी मार्किंग पॉइंट्स ओवर हियर, आपको सारे लिखने की जरूरत नहीं है 5 मार्क के लिए। मैं बस एक चीज ही और लिखूंगा टू गेट द 5th मार्क। मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, मार्किंग पॉइंट्स में अच्छी खासी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लाइक जो मार्क स्कीम होती है, तो यू हैव एडिशनल पॉइंट्स दैट यू कुड हैव रिटन इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। लाइक तो मैं बस एक चीज और लिख देता हूँ, लाइक द non-polar nature of valine affects the globular structure of hemoglobin, affects the globular structure of हीमोग्लोबिन। ग्लोबुलर सही से पता सॉल्युबल नेचर को बोलते हैं ना आप, लाइक तो वो लेस सॉल्युबल हो जाता है, हीमोग्लोबिन प्रेसिपिटेट कर जाता है, ऑक्सीजन से इजीली बाइंड नहीं करता है। और ये जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो प्रेसिपिटेट करते हैं, दे स्टार्ट पॉलीमराइजिंग टू फॉर्म व्हाट, टू फॉर्म फाइबर्स, जिसकी वजह से फिर आपके पास इवेंचुअली रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो सिकल शेप्ड हो जाते हैं, ठीक है। पार्ट बी, पीपल विद सिकल सेल एनीमिया मे नीड अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। One risk associated with a blood transfusion is a condition known as transfusion associated circulatory overload। तो टाको आपको एक कंडीशन दी है कि जब आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेते हैं ना, लाइक तो उसकी वजह से एक पॉसिबल कंडीशन होने का चांस होता है जिसको हम टाको बोलते हैं, ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड सर्कुलेटरी ओवरलोड। ट्रांसफ्यूजन दे रहे हैं ना यार, तो ब्लड वॉल्यूम बेसिकली ये होता कि आगे लिखा मैं पढ़ा हूँ, टाको विच इज ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड सर्कुलेटरी overload is caused by a large increase in blood volume over a short period of time. This increase in blood volume can be harmful. Part 1, predict the effect of a transfusion। दी आपने एक्स्ट्रा ब्लड, कभी कभी जो है वो ब्लड वॉल्यूम जो है वो उसकी वजह से एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बहुत बढ़ जाता है, दैट कुड बी डैमेजिंग टू द बॉडी। ये आपको एग्जामिनेशन ने दे दी है, आपने कहीं नहीं पढ़ा कोर्स में डाको वाको के बारे में। पार्ट 1, predict the effect of an increase in blood volume on ADH secretion and state one consequence for kidney function of this change in ADH secretion। तो बहुत सिंपल है भाई, ब्लड वॉल्यूम अगर बढ़ गया है तो अब ADH का पर्पस क्या होता है कि लाइक आपके पास वाटर पोटेंशियल को रिस्टोर करें ना। अगर ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया तो हो सकता है आपका जो है वो वाटर पोटेंशियल इंक्रीज हो गया होगा, लाइक तो ADH की जो सिक्रीशन है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, लाइक। और उसका पर्पस क्या होगा कि लेस वाटर किडनी से रीएब्सॉर्ब हो, ताकि ज़्यादा यूरिन फॉर्म हो, ज़्यादा पानी जो है वो यूरिन के अंदर बाहर निकले, ताकि ब्लड वॉल्यूम दोबारा क्या हो जाए, रीस्टोर हो जाए। लाइक आप चाहेंगे ना कि ADH अगर बढ़ा देंगे आप, तो वो तो और क्या नाम है वाटर रीअब्सॉर्ब करेगा किडनी से, ब्लड वॉल्यूम और बढ़ जाएगा, बॉडी को और डैमेज हो जाएगा। तो आपने उसका उल्टा करना है, ADH की सिक्रीशन को कम करना है। सो ADH सिक्रीशन डिक्रीजेस, ADH सिक्रीशन डिक्रीजेस। और इसका जो उसने पूछा ना, लाइक कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस ऑन किडनी फंक्शन, तो किडनी में इसका जो है वो क्या इफेक्ट आएगा जब ADH सिक्रीशन डिक्रीज हो जाएगी, तो आपके पास जो है उसकी वजह से किडनी में वाटर रीअब्सॉर्प्शन जो है वो कम हो जाएगी, लाइक या आप ये ले सकते हैं कि भाई कि ज़्यादा जो है वो यूरिन फॉर्म होगी, जो कि ऑफ कोर्स डाइल्यूट होगी इनसाइड द किडनी। सो दैट विल व्हाट, ADH सिक्रीशन डिक्रीजेस व्हिच रिड्यूसेस वाटर रीअब्सॉर्प्शन।
which reduces water reabsorption in the kidneys. ठीक है, और किडनीज में भी मेन साइट जहाँ पे ये एडीएच एक्ट करता है वो कलेक्टिंग डक्ट होती है ना, तो कलेक्टिंग डक्ट में मेनली वाटर रीअब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाएगी. ठीक है. पार्ट 2. वन फीचर ऑफ टाको is an increase in fluid entering the alveoli, which makes it difficult to breathe. This increase in fluid can be caused by an increase in blood pressure in the pulmonary cavities that surround the alveoli. तो बेसिकली आपको एग्जाम में सुनाई दे रहा है कि जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है ना, तो अक्सर उसकी वजह से जो पल्मोनरी कैविटीज हैं हो सकता है उनके अंदर प्रेशर बढ़ जाए, लाइक ब्लड प्रेशर बढ़ जाए. जब वो ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उसकी वजह से जो है वो फ्लूइड जो है वो जाहिर सी बात है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से pulmonary cavity से लीक करके it can enter into or into the alveoli. उन्हें suggest how an increase in blood pressure in the pulmonary cavities can cause the fluid to enter the alveoli. तो ये कॉमन सेंस का सवाल है, ये आप एएस में भी आंसर कर सकते थे. तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, which will force the water to leave the क्या नाम है pulmonary cavities. ठीक है सर. तो आप लिखेंगे increase in hydrostatic pressure. जिस तरह वो टिश्यू फ्लूइड नहीं बनाते थे आप यार, ये वही वाला फिनोमेना जो यहाँ पे हो रहा होगा. सो इंक्रीज इन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, बस ये कि एल्वेलाई के अंदर पानी चला जाएगा बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर. सो इंक्रीज इन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर forces the water to leave the pulmonary capillaries, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट. पीपल विद, अब देखो ये दोबारा लंबा भाषण आ गया. गिव इट टाइम. ठीक है, रीड इट केयरफुली, गिव इट टाइम, अंडरस्टैंड, मेक सेंस ऑफ द क्या नाम है इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन टू यू, देन ट्राई टू इंटरप्रेट क्या नाम है द रिजल्ट्स. पीपल विद किडनी डिजीज may be at a higher risk of TACO following a blood transfusion. तो अब एग्जाम आपको बता रहा है कि भाई पहले एग्जाम ने आपको पूरा TACO के बारे में बताया कि भाई कि ये होता क्या है और ये होता क्यों है, ये आपको बताया. लाइक उसके बारे में जो पहले दो पार्ट्स थे, पहले जो दूसरा वाला पार्ट था पार्ट बी. अब वो आपको एक सिनेरियो दे रहा है. पीपल विद किडनी डिजीज मे बी एट अ हायर रिस्क ऑफ टाको फॉलोइंग अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन. लाइक a study carried out in 2019 investigated whether there is a link between kidney disease and TACO. This study included data from 200 people who developed TACO after a blood transfusion and 405 people who did not develop TACO after a blood transfusion. तो total जो लोग थे वो आपके पास क्या थे, 605 लोग थे. उसमें से 200 ऐसे लोग थे जिनको TACO हुआ आफ्टर ट्रांसफ्यूजन. ये कौन से लोग थे अभी तो मैं बताता हूँ. और 405 ऐसे लोग थे जिनको टाको नहीं हुआ आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन. द पीपल इन द स्टडी वर पुट इनटू वन ऑफ द फोर कैटेगरीज. अब ये जो 605 लोग हैं ना, उनको इन चार में से किसी एक कैटेगरी में डाल दिया गया. पीपल विद एक्यूट शॉर्ट टर्म किडनी इंजरी, जिसको AKI लिखा हुआ है. पीपल विद क्रॉनिक यानी लॉन्ग टर्म किडनी डिजीज हु डू नॉट रिक्वायर डायलिसिस. पीपल विद सिवियर क्रॉनिक डिजीज हु डू नॉट रिक्वायर डायलिसिस. and people who do require dialysis and people who do not have kidney disease. तो ये चार आपके पास ग्रुप्स हैं ऑफ कैटेगरीज हैं ऑफ इंडिविजुअल्स. ये 605 इंडिविजुअल्स हैं ना, वो इन चार में से किसी एक कैटेगरी में फॉल करेंगे. लाइक एंड प्लीज रिमेंबर, लाइक आपको कुछ नहीं पता होना चाहिए डिजीज के बारे में. आपके जहन में अगर सिर्फ ये हो ना, ये AKI, CKD प्लस डायलिसिस, ये सब चीजें वो हैं which come under the category of what, kidney disease. बस अपने जहन में ये रखो, लाइक किडनी डिजीज की बात कर रहे हैं. लाइक और एक वो ग्रुप है जिसमें लोगों का जिनमें किडनी डिजीज नहीं है. लाइक तो ये तीन वो ग्रुप है जो किडनी डिजीज वाले लोग हैं. लाइक उनके तुम सारे देख लो, डिफरेंट किडनी डिजीज है उनमें. एक को एक्यूट किडनी इंजरी है, एक में क्रॉनिक है जिसको डायलिसिस की नीड नहीं थी, डू नॉट रिक्वायर डायलिसिस. और एक क्रॉनिक वाला है जिसको डायलिसिस की नीड थी. और एक वो है जो ग्रुप है जिसमें किडनी डिजीज थी नहीं. लाइक इन डायलिसिस A machine is used to carry out the function of the kidneys. ये इन्होंने इसलिए स्टेटमेंट लिखी है बिकॉज डायलिसिस आपके कोर्स पे नहीं है, तो आपको बताने के लिए कि डायलिसिस का क्या मतलब है सिर्फ ये बताया आपको, इसलिए ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है. द रिजल्ट्स ऑफ द स्टडी आर शोन इन फिगर 3.1. अब ये रिजल्ट आपको शो किए हैं. पहले तो इन रिजल्ट्स का ना मतलब समझो, क्योंकि तुम लोगों को ना ये इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन में बहुत प्रॉब्लम होता है यार. ये जो व्हाइट वाले बार्स हैं आपके पास, चार ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स हैं एक्स एक्सिस पे दिए हुए. AKI पहला कैटेगरी था जो आपके पास यहाँ लिखा हुआ है, फिर CKD प्लस D एंड नो किडनी डिजीज. ये चार कैटेगरीज थे ना जिनमें लोगों को डिवाइड किया था. तो ये चार कैटेगरीज के आपके पास हर कैटेगरी में दो दो बार्स दिए हुए. ठीक है ना. अब मैं बताता हूँ ये दो दो बार्स क्या है.
पहले ना हर कैटेगरी के अंदर जो वाइट वाला जो बार है ना, सिर्फ उसको देखो। ये वाइट बार्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं परसेंटेज ऑफ द 200 पीपल हु डेवलप टाको। यानी टोटल 200 थे, अगर मैं ये वाली परसेंटेज जो लिखी हुई है ना, ये 32 होगी, 32 प्लस ये 31 होगी, प्लस अगर तुम ये देखोगे तो ये कितनी आ रही है, 16 आ रही है ना, 16 होगी तो 32। तो मैं सिर्फ मैं ग्राफ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि तुम थोड़ा सा तुम ना इन ग्राफ से घबराए ना करो। तो 32, 31, 16 और ये आपके पास कितना आ रहा है, 21, ठीक है, परसेंट। तुम ये सब ऐड करोगे ना वाइट वाले, तो ये 100% हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो 200 पीपल है ना, उनमें से 32% लोग थे जो कि इस कैटेगरी में आए, ठीक है। यानी वो लोग थे, इन 200 में से ऐसे लोग थे जिनको टाको हुआ था ना, उन 200 टाको वाले लोगों में 32% ऐसे लोग थे जिनको एक्यूट किडनी इंजरी थी, और उनको जो है वो क्या नाम है, वो वाइट बार से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, लाइक। फिर आपके पास जो है वो 31% ऐसे लोग थे जिन्होंने टाको डेवलप किया। ऑफ दीज 200 पीपल 31% ऐसे थे जिनको CKD भी था, और 16% ऐसे लोग थे जिन्होंने टाको डेवलप किया जिनको CKD प्लस डी था, और 21% ऐसे लोग थे जिन्होंने क्या नाम है टाको डेवलप किया जो कि नॉर्मल थे, जिनको किडनी डिजीज कोई थी नहीं, लाइक। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ऑफ दीज 200 पीपल हु डेवलप टाको, 200 people who developed TACO, 32% had acute kidney injury as well, 31% had CKD, and 16% had CKD plus D। तो देख सकते हो मेजोरिटी जिनको टाको हुआ है ना, लाइक 200 में से, वो एक्चुअली किसी ना किसी बीमारी में ही फॉल करते थे, लाइक 21% यानी ऑलमोस्ट 1/5 ऐसे थे जिनको कोई किडनी डिजीज नहीं थी, लाइक, ठीक है। और फिर ये वो है परसेंटेज ऑफ द 405 पीपल हु डिड नॉट डेवलप टाको, वो ये ग्रे वाले बार्स हैं। अब तुम इसी तरह ग्रे वाले बार्स पे परसेंटेजेस लिखोगे ना, तो वो भी 100% आएगा। तो वो उसका मतलब होगा इतना परसेंट, यानी ये जो है ना आपके पास 18%, ये परसेंटेज ऑफ पीपल है वाई एक्सेस पे, ठीक है। 18% ऑफ द टोटल 405 हु डिड नॉट डेवलप टाको हैड AKI, ठीक है ना, लाइक। और ये जो होगा, फॉर एग्जांपल ये कितना वैल्यू होगा, 21%। तो 21% ऑफ द total 405 people who did not develop TACO had chronic kidney disease, likewise for this one, likewise for this one। तो ये ग्राफ को ना पढ़ने का तरीका, आप ग्राफ इस तरह पढ़ेंगे, रफली आपको नजर आ रहा है। अगर तुम इन चारों क्या नाम है कैटेगरीज को देखो ना, तो व्हाट यू कैन मेक सेंस ऑफ वन वन वो इंटरप्रिटेशन यू कैन इजीली डिड्यूस फ्रॉम दीज ग्राफ्स इज कि ये जो आपके पास है ना तीन वाले, इनमें ये वाले जो वाइट वाले हैं बार्स वो ज्यादा है, लाइक नजर आ रहे हैं, लाइक ये जो आपके पास वाइट वाले बार्स और ग्रे वाले बार्स जो है वो कम है, लाइक। और ये जो नो किडनी डिजीज वाला है ना, उसमें ग्रे वाला जो है वो बार बहुत ज्यादा है और व्हाइट वाला जो बार है वो कम है। ये चीज तुम देख सकते हो, लाइक व्हाट यू कैन डिड्यूस के जो किडनी वाले सारे जो है ना, उनमें व्हाइट की प्रोपोर्शन जो है वो तुम्हें ज्यादा नजर आ रही है, लाइक द वंस हु डेवलप टाको नजर आ रहे हैं, लाइक व्हाइट वाले डेवलप टाको वाले ना, तो ये व्हाइट वाले बार ज्यादा लंबे एज कम्पेयर दोज हु डिड नॉट डेवलप टाको। तो किडनी डिजीज जब भी होती है तो जाहिर सी बात है आप एक्सपेक्ट करें कि भाई टाको होने का चांस भी क्या होएगा, ज्यादा होएगा आपको, लाइक। और जब नो किडनी डिजीज है उसमें आपको नजर आ रहा है लाइक कि टाको ना होने का चांस जो है वो क्या होएगा, ज्यादा होगा। यू नीड टू डिड्यूस दिस फ्रॉम द ग्राफ, लाइक। अब आगे उस क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, with reference to figure 3.1 describe the effect of having kidney disease on the risk of developing TACO and suggest reasons for this effect। तो पहले तो आपने डिस्क्रिप्शन दे दी, टोटल 4 मार्क का है, तो एटलीस्ट 2 मार्क डिस्क्रिप्शन के लिए रखें आप, 2 मार्क रीजन के लिए रखें आप। तो आप डिस्क्रिप्शन पहले क्या देंगे भाई, having the kidney disease will increase the risk of what, having the kidney disease, having the kidney disease, kidney disease increases the risk of टाको। ये आपने सबसे पहले दूसरे, बिकॉज तुम देख सकते हो ना, लाइक जो ब्राइट वाले ग्राफ्स हैं ऑफ दोज पीपल हु डेवलप टाको, वो ज्यादा बड़े हैं दोज इंडिविजुअल्स हु हैव किडनी डिजीजेस। इसमें वो व्हाइट वाला ग्राफ ग्रे से छोटा है, बाकी तीनों में व्हाइट वाला जो बार तुम्हें नजर आ रहा है वो क्या है, बड़ा है। सो यू कैन से दैट हैविंग किडनी डिजीज विल व्हाट, विल इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग टाको। और कौन सी किडनी डिजीज में सबसे ज्यादा रिस्क है, तो वो भी मेंशन कर सकते हो। यू कैन सी दैट जो एक्यूट किडनी इंजरी है, लाइक उसमें द रिस्क ऑफ टाको इज द हाईएस्ट। मैंने परसेंटेजेस लिखी थी ना, दिस ओवर हियर वाज 32%, ये 31% है। तो आप लिख सकते हैं एक्यूट किडनी इंजरी वाले जो कैटेगरी है उसमें द रिस्क ऑफ डेवलपमेंट टाको इज व्हाट, इज द हाईएस्ट। एंड अगर आपको CKD के बारे में लिखना हो, बिकॉज उसमें कोई इतना डिफरेंस नहीं है, आप वो भी बिल्कुल मेंशन कर सकते हैं, दैट इज परफेक्टली फाइन। सो द रिस्क इज हाईएस्ट, द रिस्क ऑफ डेवलपिंग टाको
of developing taco is highest involved in the AKI category and the AKI category. ये हो गया आपके डिस्क्रिप्शन की चीज. अब आपको अगर डेटा वेटा कोड करनी हो ना, लाइक फ्रॉम द ग्राफ, आप वो कोड करेंगे, उसका भी एक एक्स्ट्रा मार्क मिल जाएगा. बट आई रिजर्व 2 marks फॉर डिस्क्रिप्शन. लेट्स write down 2 marks for what, for valid reasons for this effect. तो अब आप वैलिड रीजन क्या देंगे भाई, किडनी डिजीज जब होगी, जाहिर सी बात है, तो किडनी की जो एबिलिटी होगी टू गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से ज़्यादा वाटर बॉडी में रिटेन होगा और ब्लड वॉल्यूम जो है वो आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. लाइक सो आप लिखेंगे किडनी डिजीज, वेल किडनी डिजीज, किडनी डिजीज reduces the ability of the kidneys to remove excess water, which will increase the blood volume, which will increase the blood volume. ठीक है, last part of the question. Patients who are at high risk of developing TACO following a blood transfusion can be given a type of drug called a loop diuretic. In normal urine production, 99% of the sodium ions in the glomerular filtrate are reabsorbed and 1% are excreted. In urine production of people who take loop diuretics, 80% of the sodium ions in the glomerular filtrate are reabsorbed and 20%. तो अगर आप 20% एक्सक्रीट करोगे तो फिर इतना प्रोपोर्शन ऑफ पानी भी एक्सक्रीट होगा ना, लाइक बिकॉज सोडियम आयन जब रीएब्सॉर्ब होते हैं तो पानी भी ऑस्मोसिस से फॉलो करते हैं ना. याद हमने ये किया था जब हमने रीएब्सॉर्प्शन की थी सिलेक्टिव. तो अगर जो है वो आप सोडियम आयन की रीअब्जॉर्प्शन जो है वो 100% से ऑलमोस्ट 80% कर देंगे, तो जो पानी की रीअब्जॉर्प्शन है वो भी प्रोपोर्शनली क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और ज़्यादा पानी किडनी से एक्सक्रीट हो रहा होगा, जिसकी वजह से आपका जो है वो टाको जो कि ब्लड ओवर वॉल्यूम ओवरलोड की वजह से होता है वो बेसिकली रिमिट होना शुरू हो जाएगा. एक्सप्लेन हाउ लूप डायरेटिक्स affect water reabsorption in the kidneys and suggest why this reduces the risk of developing TACO following a blood transfusion. तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, लाइक आपका जो है वो पूछ रहे हैं किस तरह वाटर reabsorption इफेक्ट होती है, तो आप बताएंगे भाई कि fewer sodium ions are reabsorbed, which reduces the reabsorption of water, via osmosis. अब इसकी वजह से अब आपने बताने कि टाको में क्या फर्क पड़ेगा. एक्सप्लेन हाउ लूप डायरेटिक्स अफेक्ट वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन द किडनीज एंड सजेस्ट व्हाई दिस रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ डेवलपिंग टाको. तो आप बताएंगे दिस विल ऑटोमेटिकली रिड्यूस द ब्लड वॉल्यूम. ऐसी बात है, जो आपके पास ब्लड वॉल्यूम होगी वो रिड्यूस हो जाएगी, इट विल ड्रॉप टू अ नॉर्मल रेंज क्या नाम है बॉडी के अंदर. सो दिस रिड्यूसेस the blood volume. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट्स जस्ट ट्राई वन मोर क्वेश्चन. एक और कर लेता हूँ ताकि हम ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू पहुंच जाए. जो लंबा क्वेश्चन नहीं है, लाइक है भी तो सॉल्व कर लेते हैं यहाँ जल्दी. Meiosis is an important process that contributes to genetic variation in a population. Figure 4.1 shows a pair of homologous chromosomes during prophase 1 of meiosis. अब आपको जो है वो क्रोमोसोम दिया हुआ है, फिर पूछा पार्ट 1 में 1 figure 4.1 use the letter C with a label line to identify where crossing over occurs. तो क्रॉसिंग ओवर आपके पास क्या हो जाएगी, ये वाला पॉइंट होगा जहाँ क्रॉसिंग ओवर होगी, तो इसको आप लेटर सी से लेबल कर देंगे. ठीक है. डिस्क्राइब हाउ क्रॉसिंग ओवर प्रोड्यूसेस जेनेटिक वेरिएशन इन अ पॉपुलेशन. तो ये डिट्टो आपका टिपिकल सवाल है जो बहुत दफा आपने किया होगा. सो लेट्स राइट इट डाउन. तो आप लिखेंगे क्रॉसिंग ओवर इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल between non-sister chromatids
non-sister chromatids forming what? Sorry, non-sister chromatids forming new combination of alleles, forming new combination of alleles due to what? Due to breakage of linkage groups. तो तुम्हें ये रटा होना चाहिए, ये हमने बहुत दफ़ा किया था when we did this in classes. Due to breakage, and I told you what we mean by linkage groups back then. So breakage of linkage groups. ठीक है, so for 4 marks these will be your 4 points. ठीक है, next part. Wing pattern in the butterfly species blah blah is controlled by genes on autosomal chromosomes. The gene for banding pattern on the upper wing has 2 alleles. ठीक है, तो जो बैंडिंग पैटर्न होता है वो भी एग्जाम आपको पिक्चर्स में दिखाएगा, लाइक तो वो उसके 2 अलील्स हैं, अ डोमिनेंट अलील कोडिंग फॉर अ फुल बैंड एंड रिसेसिव अलील कोडिंग फॉर अ ब्रोकन बैंड. ये है फुल बैंडिंग आपको नजर आ रही है, जिसको फुल बैंडिंग बोलते हैं, और ये जो नजर आ रही है ब्रोकन बैंड है. तो जो फुल बैंडिंग है वो याद रखो, जो फुल बैंड है वो डोमिनेंट अलील की वजह से, और जो ब्रोकन बैंड है वो रिसेसिव अलील की वजह से. द जीन फॉर रे पैटर्न, एक और चीज है रे पैटर्न जो यहाँ नजर आ रहा है ना पिक्चर में, रे पैटर्न. द जीन फॉर रे पैटर्न ऑन द लोअर विंग हैज 2 alleles. उसमें एक डोमिनेंट अलील है कोडिंग फॉर द रेज, और रिसेसिव अलील है कोडिंग फॉर नो रेज. यहाँ पे आपको रेज नजर आ रही है, यहाँ रेज नहीं है. तो ये 2 अलग अलग ट्रेड्स हो गए. एक तो बैंड का हो गया ट्रेड कि वो फुल है या ब्रोकन है, उसके लिए एक जीन है जिसका डोमिनेंट और रिसेसिव अलील है, और एक और जीन है जो कि क्या नाम है रेस के लिए डोमिनेंट अलील which will code for rays and recessive allele which does not code for rays. Scientists crossed a butterfly that was homozygous dominant for both genes with a butterfly that was homozygous recessive for both genes. तो यानी ये 2 प्योर ब्रीडिंग पेरेंट्स है, लाइक एक डोमिनेंट वाला प्योर ब्रीडिंग पेरेंट्स है, एक रिसेसिव वाला. तुम इनको प्योर ब्रीडिंग पेरेंट्स बोल सकते हो, पेरेंटल जनरेशन जिसको बोला जाता है. ठीक है, the scientists wanted to check whether the phenotypic ratio for offspring in the F2 generation agreed with the expected phenotypic ratio of 9:3:3:1. देखो अब अगर ये जो 2 क्या नाम है जीन्स हैं, अगर ये सेपरेट पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स होती तो हम एक्सपेक्ट करते हैं 9:3:3:1 आता ना F2 के अंदर, लाइक. तो एग्जाम में आपको सिर्फ ये चीज़ देखने के लिए कि ये क्या नाम है एक्सपेक्टेड रेशियो को अग्री करती नहीं, उसने बेसिकली एक जेनेटिक क्रॉस किया. द रिजल्ट्स ऑफ दिस जेनेटिक क्रॉस आर शोन इन फिगर 4.2. तो ये है प्योर ब्रीडिंग पेरेंट, ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, इसको क्रॉस किया. ये सारे F1 जनरेशन आएंगे. F1 जनरेशन होती है वो है लाइक it's the generation of offsprings that are produced as a result of cross between what pure breeding parents. अपने ज़हन में रखो. तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, हेट्रोजाइगस होते हैं. ठीक है, अब हेट्रोजाइगस को जब आपस में क्रॉस किया तो अब आपके पास ये आगे भी F2 जनरेशन नजर आ रहा है और 4 डिफरेंट फिनोटाइप्स. अब देखो ये है फुल बैंड विथ रेज, फुल बैंड विथ नो रेज. इसमें ये वाला कौन सा बैंड था यार, ब्रोकन बैंड विथ रेज एंड ब्रोकन बैंड विथ नो रेज. और उनके नंबर्स भी लिखे हुए 99, 21, 18 नंबर्स अगर दिए होते तो अक्सर काय स्क्वायर से लिंक करके जो है वो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है. नाउ दिस रेशियो इज नॉट अ 9:3:3:1 रेशियो. आप देख सकते हैं कि ये जो आपके पास रेशियो है ये doesn't seem like a 9:3:3:1 का रेशियो. थोड़ा सा आपके पास नंबर्स में ज़्यादा वेरिएशन है, लाइक. तो हो सकता है भाई बाकी चीज़ें हो रही हो, लिंकेज हो रहा हो, बाकी म्यूटेशन कोई हो गई हो, एपिस्टेसिस, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं ऑफ व्हाई we might not be able to get the typical 9:3:1 ratio. So explain the term F1 generation. तो F1 generation आपके पास क्या होता है, the generation of offsprings, the generation of offsprings produced by crossing pure breeding parents, pure breeding homozygous. मैं होमोजाइगस के आगे कुछ नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज होमोजाइगस डोमिनेंट एक पेरेंट होता है और दूसरा होमोजाइगस क्या होता है, रिसेसिव होता है. यूजुअली जो पेरेंटल जनरेशन होती है उसमें हम ये देख रहे होते हैं, लाइक. ठीक है, तो आपके पास जो क्या नाम है जनरेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स आती है, F1 का मतलब होता है फर्स्ट फीलियल. तो आप लिख सकते हैं द फर्स्ट जनरेशन दैट इज प्रोड्यूस ऑफ ऑफस्प्रिंग्स बाय क्रॉसिंग द प्योर ब्रीडिंग पेरेंट्स. तो याद रखो F1 जनरेशन जो होती है लाइक वो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स हेट्रोजाइगस होते हैं, लाइक दे आर हेट्रोजाइगस इन नेचर. 2 मार्क के तो मैं 2 मार्किंग पॉइंट यहाँ पे लिख दिया, आप हेट्रोजाइगस वाला पॉइंट भी ले सकते हैं एज द मार्किंग पॉइंट. Part 2. The scientists used the chi-square test to compare the data
to the expected phenotypic ratio of 9:3:3:1. The formula for the chi-square test is shown in figure 4.3. तो ये आपको formula दिया हुआ है. You know how to use this formula. Complete table 4.1 and use the chi-square formula in figure 4.3 to calculate the chi-square value for these data. अब उसने ज़्यादातर काम आपके लिए कर दिया है. जैसे उसने expected ratio ये लिखा हुआ है. ऑब्जर्व नंबर जो पीछे वाली साइड पे भी लिखे हुए थे 99 फॉर दिस 21 फॉर दिस फिनोटाइप 8 फॉर दिस फिनोटाइप 8 फॉर दिस फिनोटाइप वो आपको दिए हुए लाइक एक्सपेक्टेड नंबर्स. अब उसने देखो अब डेसिमल पॉइंट में दिए आप भी डेसिमल पॉइंट में कैलकुलेट करेंगे. तो खैर ये खुद ही कैलकुलेट हुआ हुआ है आपके लिए. जो 3 और 3 है अगर इसका 25.5 आया तो ये भी 25.5 ही आएगा ना. तो ये तो आप वैसे ही यहाँ मार्क कर सकते हैं, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. तो ये भी 25.5 हो जाएगा. 9:3:3:1 एक्सपेक्टेड रेशियो है. तो नंबर्स में भी ये दोनों नंबर्स क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए. एक्चुअल नंबर्स आपके ये हैं ऑब्जर्व, एक्सपेक्टेड नंबर्स आपके ये हो गए. अब आप ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का कॉलम फिल इन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा यार. 8 माइनस 25.5 कितना आ रहा है भाई, माइनस व्हाट. व्हाट बी द आंसर. या कोई एक बच्चा कैलकुलेटर पकड़ ले फौरन जरा मुझे बता दे प्लीज वैल्यूज. व्हाट बी द आंसर फॉर दिस वन. minus 17.5 minus 17.5. Thank you. Minus 17.5. Can anybody please square this value? 17.5 की value square. 306.25 and then do 306.25 divided by जो 25.5 है. Give the answer in 2 decimal places. Because table पे last column में सारे 2 decimal places में. Tell me the value in 2 decimal places. Thank you. 12.01. ठीक है. Can anybody please add all of these values in the last column? ये जो दी है. Can anybody please add all of these values? Can anybody please add all of these values? What do you get as the value for chi-square? So the value turns out to be 19 point. chi-square का value जो आपका आया वो 19.45 आया. Degree of freedom क्या हो जाएगा मैं आपसे पूछूं. वैसे ही मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ. Degree of freedom over here will be what? Category is -1. तो चार कैटेगरीज हैं आपके पास. तो 4 -1 and that will be equal to. उसने कैलकुलेट करने को कहा नहीं है, मैं वैसे ही यहाँ पे कर रहा हूँ. Like you should know how to calculate the degree of freedom. अब आपसे पूछ रहा है पार्ट 3 में. The critical value at the 0.05 probability level and 3 degrees of freedom is 7.81. आपकी वैल्यू 19.45 आई है. ठीक है, यहाँ जो वैल्यू दी हुई है वो 7.81 है. आपकी जो आई है वो 19.45 है. दैट्स योर वैल्यू. ठीक है, जो हमने कैलकुलेट की है. Using the result of your calculation in part B2, explain whether the results of the study agree with the expected ratio of phenotypes for the F2 generation. तो बहुत सिंपल है. यहाँ पे 3 मार्क का है तो ये आपको डिट्टो रटी हुई स्टेटमेंट होनी चाहिए. 3 मार्क के लिए आपने क्या लिखना है, तो आप बताएंगे भाई कैलकुलेटेड chi-square value, calculated chi-square value is greater than the critical value, is greater than the critical value जो दी हुई है 7.81, which implies that there is a significant difference. There is a significant difference between observed and expected numbers. Observed and expected numbers, and the difference in results is not due to chance. The difference in results is not due to chance. ठीक है, ये आपके 3 मार्किंग पॉइंट्स हो गए. पार्ट 4. Suggest 2 reasons why phenotypic ratios in the F2 generation do not always match the expected ratios. तो इसमें हम इसमें हो सकता है भाई लिंकेज का फिनोमेना. 2 मार्क के लिए 2 पॉसिबल सजेशन दे देना. हो सकता है लिंकेज का फिनोमेना, हो सकता है म्यूटेशन हो कोई हो सकता है लाइक आपके पास क्या नाम है जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं उसकी वजह से फिनोटाइप में इन्फ्लुएंस अच्छा खासा सिग्निफिकेंट हो गया. तो कोई भी 2 वैलिड चीज़ें लिख देना. लाइक तो आप लिख सकते हैं environmental
effect of environmental factors, effect of the environment, effect of the environment. उसमें आप और चीज़ भी लिख सकते हैं, म्यूटेशन लिख दें आप, एपिस्टेसिस के बारे में लिख दें, एनीथिंग दैट यू फील विल नॉट गिव यू द टिपिकल 9:3:3:1 रेशो, आप वो इनमें से कोई भी दो फैक्टर्स यहाँ पे सजेस्ट कर सकते हैं. ठीक है, we'll stop here and we'll finish the remaining part of the paper in the next section.